हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से अग्रसर होंगे। तो हम आदिकालीन साहित्य के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 4 वीडियोस आदिकाल के पहले आ चुके हैं फ्रेंड्स, और उसी श्रृंखला में हम आज देखते हैं आदिकाल के कुछ और क्वेश्चंस। आदिकालीन गद्य रचना राउल है। आदिकालीन गद्य रचना है, कौन सी है। ए राउल बेल, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी वर्ण रत्नाकर, डी ये सभी। तो आदिकालीन रचनाएं ये सभी हैं फ्रेंड्स। सिद्ध साहित्य की विशेषता है। सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है। ए सिद्ध कवि शास्त्री और चिंतन पक्ष पर विश्वास कम रखते थे, बी गुरु का महत्व, सी जात पात एवं बाह्य आडंबरों के विरोधी, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी विशेषताएं सिद्ध साहित्य की हैं। आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश नाम है। आदिकालीन कवि अब्दुल रहमान का अपभ्रंश नाम क्या है, या अपभ्रंश में उनके नाम को कैसे बोलते हैं। ए अद्धमाण, बी पूर्वमाण, सी अब्दमाण, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ए सही आंसर है, क्योंकि अब्दुल रहमान को अपभ्रंश में अद्धमाण कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि हैं। आदिकाल से जो गीति परंपरा का प्रारंभ हुआ था उसके कवि कौन है। आदिकालीन गीत, ए चंद्रवरदाई, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी अब्दुल रहमान। तो फ्रेंड्स विद्यापति आदिकालीन गीति परंपरा के कवि हैं। विद्यापति की रचना है। ए कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी संदेश रासक, डी ए और बी दोनों। तो ये आप सबको पता होगा, क्योंकि विद्यापति की ये रचनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ए और बी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं, विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। राजस्थानी भाषा जिस पर अपभ्रंश का अधिक प्रभाव है कहलाती है या कहलाई है। राजस्थानी भाषा जिस पर अपभ्रंश का अधिक प्रभाव था वो भाषा क्या कहलाई। ए पिंगल, बी डिंगल, सी भोजपुरी, डी अवधी। तो फ्रेंड्स जो राजस्थानी भाषा जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव था वो भाषा डिंगल कहलाई, जो कि रासो साहित्य में प्रमुखता से पाई जाती है और वीर रसात्मक पद्यों के लिए प्रयोग की जाती है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले आलोचक है। ए कविराज श्यामदास, बी मुरारीदास, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह किया है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने धर्म परीक्षा के आधार पर जैन साहित्य का सबसे प्राचीन कवि किसे माना है। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने धर्म परीक्षा के आधार पर जैन साहित्य का सबसे प्राचीन कवि किसे माना है। ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी चतुर्मुख, डी धनपाल। तो फ्रेंड्स चतुर्मुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध साहित्य की प्रतीकात्मक भाषा को क्या नाम दिया गया। बौद्ध साहित्य की जो प्रतीकात्मक भाषा थी, जिसे प्रमुख रूप से सिद्धों की भाषा कहा जाता है, वो कौन सी थी। ए संध्या भाषा, बी प्रातः भाषा, सी मध्याह्न भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बौद्ध साहित्य की प्रतीकात्मक भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है या संध्या भाषा। ए आंसर सही है। लोक साहित्य के भाग हैं। लोक साहित्य के कौन कौन से भाग हैं। सैद्धांतिक साहित्य, श्रृंगार रस का साहित्य, सी वीर रस का साहित्य, डी ए और बी दोनों।
तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि सैद्धांतिक लोक साहित्य के अंतर्गत सैद्धांतिक साहित्य और श्रृंगार रस का साहित्य आते हैं। प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स जैसा कि टिक लगा हुआ है यहाँ पर, पिंगल भाषा जो है वो अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा का जो संयोग है उससे बनी हुई है, और ये दोनों राजस्थानी भाषा की शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, यह आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? तो फ्रेंड्स ये आप सबको पता ही होगा कि पहेलियाँ मुकरियाँ आदि की रचना अमीर खुसरो ने की थी। उन्हीं की एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। आंसर प्रश्न 93 देखते हैं। विद्यापति के प्रिय आश्रयदाता कौन थे? विद्यापति के प्रिय आश्रयदाता कौन थे? ए कीर्ति सिंह, बी शिव सिंह, सी पृथ्वीराज, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विद्यापति के प्रिय आश्रयदाता थे तिरहुत नरेश शिव सिंह। विद्यापति को मैथिली कवि किसने घोषित किया? विद्यापति को मैथिली का कवि किसने घोषित किया? तो रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी। तो फ्रेंड्स ए और बी, रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन ने विद्यापति को मैथिल का कवि घोषित किया। किसने विद्यापति को एक श्रृंगारी कवि माना है? विद्यापति को किसने एक श्रृंगारी कवि माना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामकुमार वर्मा, सी नगेंद्र, डी राहुल सांकृत्यायन। तो फ्रेंड्स रामकुमार वर्मा ने इनको एक श्रृंगारी कवि माना है, और आचार्य शुक्ल ने भी इनको श्रृंगारी कवि ही माना है। उन्होंने इनको भक्ति साहित्य के कवियों में नहीं रखा है, भक्ति का कवि नहीं माना है। प्रश्न संख्या 96, मेरे इस को कवित्व को बुद्धजन सुनेंगे? नहीं, और ना ही अबुद्धजन, मेरे इस कवित्व को बुद्धजन सुनेंगे नहीं, और न अबुद्धजन अपनी अबुद्धता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे। यह पंक्ति किस कवि ने किस रचना के लिए कही है? फ्रेंड्स ए अमीर खुसरो खालिक बारी के लिए, बी विद्यापति कीर्तिलता के लिए, सी अब्दुल रहमान संदेश रासक के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान संदेश रासक। अब्दुल रहमान ने अपने संदेश रासक जो रचना है उसके विषय में कहा है। संदेश रासक की प्रेम कथा पर आधारित भक्तिकालीन रचना है। ए सूरसागर, बी पद्मावत, सी भ्रमरगीत सार, डी इनमें से कोई नहीं। संदेश रासक की प्रेम कथा पर आधारित रचना है फ्रेंड्स पद्मावत। रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। उक्त पंक्ति किस आलोचक की है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र आचार्य, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। ये कथन फ्रेंड्स डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अमीर खुसरो के समकालीन एवं प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि कौन हैं? अमीर खुसरो के समकालीन और प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि कौन हैं? तो फ्रेंड्स टिक लगा ही हुआ है, ये है मुल्ला दाऊद। इनकी कृति 1379 में प्रकाशित हुई जिसका नाम है चंदायन। तो यही अमीर खुसरो के समकालीन प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद की प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम मानी जाने वाली रचना है। मुल्ला दाऊद की प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम माने जाने वाली रचना कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये रचना ए पद्मावत, सी मृगावती, बी मृगावती, सी चंदायन या चंदावत, डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो जिसको प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना है मुल्ला दाऊद की, वो है सी चंदायन। जबकि आचार्य शुक्ल ने मृगावती को प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना स्वीकार किया है। आज यहीं तक फ्रेंड्स, अगला वीडियो भक्तिकाल के ऊपर होगा, तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपकी आने वाली वीडियोस नहीं छूटें और आपकी प्रैक्टिस में कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।